नमस्कार, अनादि टीवी के इस खास कार्यक्रम सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया शर्मा। जैसा कि आप जानते हैं कि सॉल्यूशन में हम आपको देते हैं आपकी परेशानियों का सॉल्यूशन। तो आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं वो है निमोनिया और डायरिया। जी हाँ, सुनने में ये बहुत आम बीमारी है, लेकिन उतनी ही ये गंभीर बीमारी है और उतनी ही गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्या है निमोनिया, क्या है डायरिया, किस तरह आप अपने बच्चों में निमोनिया के लक्षण को पहचान सकते हैं। ये तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौधरी जी, जो कि हमारे इन सवालों का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। तो अगर आप भी डायरिया और निमोनिया से संबंधित कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई डाउट्स आपके मन में है, तो जो नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं आप उन पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब आपके हर सवाल का जवाब देंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल यही है, निमोनिया और डायरिया बहुत आम बीमारी हैं, लेकिन बहुत गंभीर इसके परिणाम होते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है निमोनिया। बरसात के दिनों में बॉडी का टेम्परेचर तो 38 पे मेंटेन रहता है जी, लेकिन बाहर का और घर के अंदर का टेम्परेचर घट जाता है। तो जब ये टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो वायरस होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और वो वायरस आपके नाक के द्वारा आपके शरीर में पहुंचते हैं, ब्लड में पहुंचते हैं और जहाँ जहाँ पहुंचते हैं वहाँ अटैक कर देते हैं। अगर वो छाती में पहुंच जाते हैं तो निमोनिया बनाते हैं, जिसको वायरल निमोनिया बोलते हैं। अगर हाथों में पहुंच जाते हैं तो डायरिया करते हैं, इसको वायरल डायरिया बोलते हैं। तो ये निमोनिया सिर्फ हर जगह हो सकता है, किसी कारण से हो सकता है। बरसात के दिनों में आपने घरों में देखा बहुत सीलन होती है, वहाँ पे बहुत से फंगस ग्रो हो जाते हैं। कहते हैं ना कि ये देखो क्या लग गया, काला काला हरा हरा लग गया, इसको क्या बोलते हैं आप लोग? फंगस बोलते हैं हम लोग। तो ये फंगस होने से वो फंगल निमोनिया भी हो सकता है, फंगल डायरिया भी हो सकता है। फंगल से कफ होना चालू हो जाता है और इसको कफ बढ़ते बढ़ते निमोनिया का रूप धारण कर लेता है। इस समय एलर्जी भी बहुत होती है, क्योंकि जितने भी एलर्जेन हमारे एटमॉस्फेयर में रहते हैं और आपके शरीर में अगर एलर्जिक शरीर है, आपके वंशानुगत बीमारी है, पिताजी माताजी भाई चाचा बुआ ताई को अगर किसी को है तो वो ब्लड में रहती है, इसको बोलते हैं इनबॉर्न एलर्जी। तो इनबॉर्न एलर्जी से भी किसी को निमोनिया, खांसी या लूज मोशन होने चलते हैं। कभी कभी बड़ों को जो डायरिया हो जाता है वो खाने पीने से होता है, बच्चों को भी खाने पीने से हो सकता है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा इतना ज़्यादा पोल्यूशन चल रहा है, इतना ज़्यादा हमें जो मिल्क मिल रहा है, अडल्ट्रेटेड मिल्क मिल रहा है, अडल्ट्रेटेड फीड मिल रहे हैं, बाजार में जो तरीके खाना दे रहे हैं वो खाना कितना शुद्ध नहीं है। लेकिन हम अपने बच्चों को जब तक संस्कार नहीं देंगे कि जो भी बना है घर में खाने का मन हो वो घर में बनाएंगे, खाएंगे, कौन सा तेल का इस्तेमाल करना है, तो किससे आपको लूज मोशन लग जाएंगे, किससे एलर्जी लग जाएगी, और ये एलर्जी बड़े होके दमा या जिसको बोलते हैं दमा की बीमारी हो गई। हाँ, ये गंभीर रूप ले लेते हैं। इसलिए हमको पहले ही खान पान, वातावरण की शुद्धता और स्वच्छता पे ध्यान रखना पड़ता है। अभी तो कितना स्वच्छता का अभियान चल भी रहा है, लोगों को पता भी होना चाहिए। फिर लोग बाजार में जाते हैं, सब्जी लिया जैसे चाहे उठाई और घर में बिगर धोए बना लेते हैं। तो किसी भी सब्जी को जब लें बरसात के दिनों में, उनको कम से कम 24 घंटे तक गुनगुने पानी में रखे रहें, उसको अच्छे से साफ़ करें और साफ़ करके फिर काटें। कई बार उसमें बहुत से कीड़े रहते हैं जो दिखते नहीं हैं। कभी कभी आपने देखा हो गोभी में हरे रंग का एक सांप भी मिल जाता है, तो उनको ध्यान रखना पड़ता है कि क्या खाना क्या नहीं खाना। तो लूज मोशन से बच सकते हैं। निमोनिया से बचने के लिए अपने घर में साफ सफाई रखिए। तापमान जो है बच्चों को जैसे ढक के बाहर निकालते हैं वैसे निकालिए। बरसात में पानी में गीला मत करिए, नहीं तो निमोनिया की संभावना ज़्यादा होती है। कि सबसे पहले निमोनिया में नाक से पानी आना चालू होता है, फिर छींक आना चालू होती है, फिर जो भी चीज़ बच्चा खाता है वो उल्टी कर देता है, फिर खांसी चालू होती है। खांसी चलने के बाद सांस चलने लगती है। सांस की गति जैसे बच्चों में अगर 20 से लेकर 32 तक में है तो 40 से ऊपर हो जाती है, 60 तक सांस की गति प्रति मिनट में सांस चलती है, ऐसे करने लगते हैं। तो इस सांस की गति से हम पता लगा लेते हैं इसको निमोनिया हो रहा है या निमोनिया की शुरुआत है या निमोनिया बढ़ चुका है। और कहीं एलर्जी वाला बच्चा है तो कहीं तो दमा तो नहीं हो रहा है। ये बीमारी 12 साल तक तो हमें ध्यान रखोगे तो ठीक हो जाती है। एक बार अगर निमोनिया डेवलप हो गया, हमारे बॉडी में जो मास सेल्स हैं वो जो सांस की नलियों में, नाक से, गले से
जो ब्रोंकस होते हैं, निमोनिया के पार्ट होते हैं, वहाँ कहीं भी अगर एलर्जी हो गई, मास्ट सेल डेवलप अगर वहाँ हो गए हैं, तो हमें एलर्जी परमानेंट होगी, ट्रिगर होना चाहिए। जी। किसी किसी को दवाइयों से भी एलर्जी हो जाती है, कोई दवाई खाई और आपकी बॉडी में वो सूट नहीं कर रही है, तो बोले साहब वो दवाई खराब है। दवाई खराब नहीं, आपकी बॉडी सूट नहीं कर रही उसके लिए। कोई बोलते साहब नहीं एक्सपायर दवाई खा ली इसलिए। कोई भी एक्सपायरी डेट से कम 6 महीने से 1 साल तक उसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है। बस कंसंट्रेशन अगर 100 है तो 80 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, वो नुकसान नहीं करती हैं। हाँ, कुछ एंटीबायोटिक जरूर होती हैं जो नुकसान कर सकती हैं, लेकिन अपने को देखना पड़ता है कि 6 महीने से ज़्यादा तो नहीं हो गए। और कोई एक दवाई घोली हुई रखी हुई है, उसको दोबारा नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं करना। एक बार शीशी खुल गई तो 3 दिन से 5 दिन में उसका इस्तेमाल हुआ हो तो हुआ हो, नहीं तो उसको फेंक के अलग कर दी, तो इससे आप निमोनिया और डायरिया दोनों से बच जाएंगे। निमोनिया रोकने के लिए बहुत से टीके भी लगते हैं जो आजकल शासन हमको मुफ्त में उपलब्ध करा रहा है। निमोनिया के 15 से 22 स्ट्रेन होते जो निमोनिया पैदा करते हैं, उसके टीके लगते हैं और उसको टीके अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में फ्री लगते हैं। पैदा होने के बाद 6 महीने तक और 1 साल तक हम ये 2 से 3 टीके लगाए जाते हैं जो फ्री में लगाए जाते हैं। इससे हमारा निमोनिया बच्चे को नहीं हो पाता है, क्योंकि न्यूमोकोकल निमोनिया जो होता है वो ज़्यादा होता है और उसमें दिमाग में मेनिंजाइटिस रहती है, माने दिमाग के अंदर वो अगर कीटाणु घुस गए तो वो ब्रोंकोनिमोनिया के साथ साथ मेनिंजाइटिस कर देते हैं। उसमें बच्चा बेहोश हो जाता है, झटके आ जाते हैं, मिर्गी सरी के झटके आने लगते हैं और हाथ पांव अकड़ने लगते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। निमोनिया रोकने के लिए तापमान का ध्यान रखें। पब्लिक प्लेस में अगर किसी को खांसी चल रही हो तो मुंह के ऊपर एक मास्क रख के चलें। घर में अगर माँ को बच्चे है और फीड कर रहा बच्चे को तो माँ अपने मुंह पे वो मास्क लगा ले, जिससे माँ अपने खांसी के द्वारा अपने नवजात शिशु को ये अपनी खांसी में जो लक्षण आए हुए हैं, वायरस है या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन है या गले में छाले हो रहे हैं या हमको टॉन्सिल पके हुए हैं या ब्रोंकाइटिस है या ये सारे कीड़े निकल के खांसी के सहारा 1 मीटर डिस्टेंस तक ये कीड़े उड़ जाते हैं और उसके सांस के द्वारा बच्चे के शरीर में चले जाते हैं। या आजू बाजू में अभी घर में अगर 5 एडल्ट हैं, अभी वायरल फीवर चल रहा है, हर घर में 2-4 लोग हैं जो कि वायरल फीवर से पीड़ित हैं और ये निमोनिया का कारण बन जाते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर भोपाल से जुड़ गए हैं, यामिन। यामिन, स्वागत है आपका, क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर जी नमस्ते डॉक्टर, मौसम के बदलते हैं बच्ची की खांसी और जुकाम हो जाता है, तो दवा भी दिलाते हैं लेकिन 1-2 दिन ठीक रहती है फिर हो जाती है। ऐसे बच्चों का बॉडी का रेजिस्टेंस कम रहता है और बॉडी का रेजिस्टेंस कम तब होता है जब आपने अपने बच्चे को प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का जो आहार है नहीं दिया हुआ है और उसके टीकाकरण के लिए टीकाकरण नहीं लगवाए गए हैं। क्योंकि कुकर खांसी भी होती है, डिप्थीरिया, टिटनस की सुई लगाई जाती है, निमोनिया की सुई लगाई जाती है, तो इन सब का लगाने के बाद भी अगर निमोनिया हो रहा है तो उसको एलर्जी देखना पड़ती है, किस चीज़ से एलर्जी है। किसी को एलर्जी घर के आजू बाजू वो गाजर घास उगती है, आपने देखा होगा, या घर के आसपास गाजर घास के सिवाय कोई ऐसे पेशेंट भी हो जो कीड़े होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, या जो छोटे छोटे माइट्स, घर में कारपेटिंग जब होती है ना उसमें छोटे छोटे माइट्स जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं जो सूक्ष्मदर्शी दिखाई पड़ते हैं, वो माइट्स उसमें होते हैं। और एलर्जी, खटमल, मकड़ी, इन सब के जाले भी हमें एलर्जी करते हैं, तो ये ध्यान रखना पड़ता है, ये सब दूर रखें। आजकल जो वॉल टू वॉल कारपेट का पहले सिस्टम था, जमीन में कारपेट का सिस्टम था, पहले हमारे यहाँ नंगे पैर घर के अंदर घुसते थे तो कारपेट नहीं हुआ करते, तो ये बीमारी पहले बहुत कम होती थी। आजकल इतने एलर्जेंस हैं, धूल है, धुआं है, खुशबू है, बदबू है, कुछ मच्छर भगाने के केमिकल्स हैं, कुछ स्प्रे हैं, कुछ डिओड्रेंट्स हैं, माने ऐसी चीज़ों से हमें धीरे धीरे नाक के अंदर जो रेसिकण होते हैं, जो मास्ट सेल्स होती हैं, वो स्टिमुलेट हो जाती हैं और फिर वो एक तरीके के पूरे बॉडी में यूसोफिल को बढ़ा देते हैं और थोड़े से स्टिमुलस में हमें निमोनिया हो जाता है, सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है, बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है, माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है, नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए,
एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए। गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी, जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है, उससे किसी को एलर्जी होती है। किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है। घर में माँ छोंक लगा रही, बच्चे को गोद में लिए उससे एलर्जी हो जाती है। सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है। माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है। नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए जी। एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए। गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी, जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है, उससे किसी को एलर्जी होती है। किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है। घर में माँ छोंक लगा रही, बच्चे को गोद में लिए उससे एलर्जी हो जाती है। सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है। माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है। नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए जी। एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए। गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी, जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है, उससे किसी को एलर्जी होती है। किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है। घर में माँ छोंक लगा रही, बच्चे को गोद में लिए उससे एलर्जी हो जाती है। सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है। माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है। नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए जी। एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए। गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी, जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है, उससे किसी को एलर्जी होती है। किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है। घर में माँ छोंक लगा रही, बच्चे को गोद में लिए उससे एलर्जी हो जाती है। सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है। माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है। नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए जी। एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए। गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी, जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है, उससे किसी को एलर्जी होती है। किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है। घर में माँ छोंक लगा रही, बच्चे को गोद में लिए उससे एलर्जी हो जाती है। सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है। बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है। माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है। नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए जी। एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए। गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी, जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है, उससे किसी को एलर्जी होती है।
किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है, घर में माँ छोंक लगा रही बच्चे को गोद में लिए उससे एलर्जी हो जाती है, सांस चल जाती है, खांसी लगातार होती है, 3-3 हफ्ते तक खांसी चलती है, बच्चा रात को सो नहीं पाता है या सोते सोते उठ के बैठ जाता है, माँ का दूध नहीं पी पाता है क्योंकि उसको निपल मुंह में रहता है और नाक से सांस उतनी पूरी नहीं आती है, नाक में जो ग्लैंड्स हैं वो पूरी फूल जाती हैं, नाक बंद हो जाती है, तो इन बच्चों को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए साफ सफाई रखिए जी, एलर्जी की चेन जो घर के आसपास को ठीक करिए, गाजर घास वगैरह जो लगे उसको काटिए, जलाइए, क्योंकि एक बार अगर गाजर घास से एलर्जी हो गई या खुशबू बदबू से हो गई, तेज हवा से हो गई, पानी गिरने से हो गई, मिट्टी से हो गई, या घर में उलन कपड़े निकालते हैं बच्चे कभी कभी जो फिनाइल डालते हैं उसके अंदर गोलियां होती है उससे किसी को एलर्जी होती है, किसी किसी को मॉस्किटो कॉइल से होती है, किसी किसी को ये अगरबत्ती होती है उससे एलर्जी हो जाती है, घर में माँ छोंक लगा रही बच्चे को गोद में ली नहीं, उसको अलग कर दीजिए। पानी का ध्यान रखना है कि पानी उबाला हुआ ठंडा पानी पिलाइए या कैंडल फिल्टर का वाला पानी पिलाइए तो ठीक रहता है। और उसको घोल को हमेशा हर मोशन के ऊपर 1 छोटी कटोरी और हर उल्टी के ऊपर 1 कटोरी इस माप से दे रहे हैं। अगर 6 उल्टी हुई है तो 6 कटोरी, लैट्रिन हुई है 6, टॉयलेट हुई है तो 6 कटोरी, वो ऐसे पानी पिलाते रहना चाहिए। माँ का दूध बंद नहीं करना चाहिए, जो खुराक खा रहा है वो खाते रहना चाहिए। केला जरूर खिलाना चाहिए क्योंकि केले से लोगों को दिमाग में शंका रहती है, निमोनिया कर देगा, ठंडा गर्म है। केला ठंडा गर्म नहीं होता है, हम तो बोलते डायबिटीज वालों को भी केला खाना चाहिए क्योंकि जितना केलों में कैल्शियम, पैक्टिन, मैग्नीशियम है उतना किसी में नहीं होता है। आयरन बहुत ज्यादा मात्रा में केले में होता है, लेकिन हम केला वो खाते हैं जो बाजार में मिलता है पूरा पीला केला है और ऊपर डंठल हरा है, इसका मतलब ये केला पका नहीं है, आर्टिफिशियली पकाया गया है। तो जो केला पूरा पीले से लेकर डंठल तक हो, पीला हो जी, वो केले का इस्तेमाल करें, वो केला फायदेमंद कर होता है। कार्बाइड से पकाया हुआ केला अंदर से कड़ा रहता है, आप तो खाएंगे तो अच्छा भी नहीं। डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने बताया है जी, सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इसके साथ ही माताओं को ही ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को छुएं या उसको फीड करवाएं या उसे कुछ खिलाएं तो कम से कम अपना हाथ जरूर धोएं, और हाथ जिस तरह से धोने हैं वो तरीके भी डॉक्टर साहब ने आपको बताए हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, शिवानी उज्जैन से। शिवानी, क्या सवाल पूछना चाहती हैं आप? शिवानी, आप सुन पा रही हैं? शिवानी, आपको आवाज आ रही है? लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया है, हाथ धोने के तरीके भी आपने बताए हैं, निमोनिया के बारे में आपने जो जानकारी दी है, तो क्या ये गंभीर निमोनिया की श्रेणी में ही आता है? क्योंकि कभी कभी पेरेंट्स अगर बच्चों को सर्दी जुकाम भी थोड़ा सा हो जाता है तो उसे लापरवाही में ले लेते हैं कि ठीक है सर्दी जुकाम है, थोड़े दिनों में ठीक हो जाएगा, लेकिन वो बढ़ती जाती है। जी, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं जब इनके बच्चों को ऐसा हो तो किसी कॉमन प्लेस पे ना ले जाएं, क्योंकि कॉमन प्लेस में और इन्फेक्शन बढ़ता है। ठंड गर्म में ना ले, देखा बच्चे को सर्दी हो रही है, हम तो पिक्चर जा रहे हैं, वो अपने स्कूल जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो वो अपनी बीमारी और सहपाठियों को, दोस्तों को, अड़ोस पड़ोस को वो बांट देता है। तो निमोनिया के टीके लगाइए, और जब बच्चे को तकलीफ है तो आप घर में सीडेंटरी रहिए, उसके साथ उसको रेस्ट करने दीजिए, क्योंकि बॉडी में इतने इन्फेक्शन है और बॉडी को उसके लड़ने के लिए उसकी रोग क्षमता अगर कम है तो वो कम से कम रेस्ट रहेगा तो एनर्जी खाना मिलता रहेगा, और रेस्ट करेगा तो एनर्जी लॉस कम होएगा। एनर्जी लॉस कम करने से उसमें जो खून में जो पॉलीमार्फ वगैरह होते हैं जो हमारे रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाते हैं, वो बढ़ने से उसका शरीर ठीक रहता है। इसलिए हमें ध्यान रखना, निमोनिया हमेशा नुकसानदायक होती है। कई बार बोलते हैं साहब डबल निमोनिया हो गया। डबल निमोनिया का मतलब हमारे लंग्स का इन्फेक्शन दोनों तरफ के छाती में हो गया है और बच्चे की सांस चल रही है, तो ये पीछे नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो भी चल रहा है, और बच्चा घर्रा रहा है, हाँ हाँ ऐसे करता रहता है, नाक भी चल रही है, गले की नसें भी चल रही हैं, नीचे का हिस्सा भी चल रहा है, और बच्चा आपका कुछ पी रहा है दूध तो मुंह से बाहर निकाल देता है, वॉमिटिंग कर देता है, माने वो बच्चा डल हो गया है, सुस्त हो गया है। ऐसे बच्चे को जब हमें चिकित्सक के सलाह लेके इलाज करना चाहिए। घर में लोग करते हैं मैं तो सब कैप्सूल ले आऊं, उसको सुंघा देता हूँ ठीक हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है, उसको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैंने डायरिया में बताया था, हम लोग डायरिया में आजकल रोटा वायरस जो होता है, ये रोटा वायरस का टीका भी फ्री में शासन दे रही है। रोटा वायरस के 3 डोज लगाए जाते हैं, अस्पतालों में फ्री लगते हैं, 1 साल से नीचे वाले बच्चों को लगाना चाहिए। इससे जो हमें जो बच्चों में डायरिया होता है
रोटा वायरस निमोनिया के साथ साथ रोटा वायरस एनकेफेलाइटिस माने ब्रेन तक पहुंच जाता है रोटा वायरस। तो एनकेफेलाइटिस या मेनिंजाइटिस हुई तो वह हमारे बच्चे को बचाना बड़ा मुश्किल जाता है। इसलिए रोटा वायरस की वैक्सीन, निमोनिया की वैक्सीन हमेशा लगवाना चाहिए 1 साल के छोटे बच्चे को। ये सभी शासकीय अस्पतालों में सुबह से 9 बजे से लेके दिन में 2 बजे तक फ्री मिलती है। बस आपको वहां पहुंचना है। थोड़ा सा अगर बहुत भीड़ है तो धीरज रखना है कि आपके टर्न आने तक वो टीका लग जाएगा। आप जल्दी मत करिए क्योंकि वो जल्दी करने में आपका काम बिगड़ जाता है। बिल्कुल। हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं प्रदीप सीहोर से। प्रदीप, स्वागत है। क्या सवाल आप पूछना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मैं पूछना चाहता हूँ कि बच्चे को उल्टी दस्त बहुत ज्यादा हो रही, क्या ये मौसम के चेंज की वजह से या नहीं? आपने बच्चे को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हुआ होगा, या तो उसको खांसी चल रही हो गया या मुंह में छाले आ रहे होंगे। कितने उम्र का है? जी 3 साल। 3 साल का है तो उसने कहीं ना कहीं खेलते खेलते उसने मुंह में कुछ डाला होगा, या आपने बाजार में ले जाके उसको कुछ खिला दिया होगा। कुछ खिला दिया माने ठेले पे खड़े होके कुछ भी खिला दिया होगा। जो ठेले होते हैं ना बाजार में, उनमें कुछ ना कुछ खिलाया होगा। सिर्फ अगर डायरिया हो रहा है तो उसका सिर्फ एक कारण होता है कि खान पान में कहीं ना कहीं कोई खराबी हुई है। पहला उल्टी जो होती है उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, माने हम बच्चा हमें अलार्म कर रहा है कि मुझे कुछ बीमारी हो रही है, इसका इलाज कराइए, दिखा लीजिए। लूज मोशन चालू हुए माने पहले उल्टी होगी, फिर हमारी आंतें हाइपर एक्टिव हो जाएंगी और उससे लूज मोशन चालू होते हैं। तो पानी का ध्यान रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए। अगर बहुत एक दिन में 6-8 बार से उल्टी और 6-8 बार से मोशन हो रहा हो तो उसका इलाज जरूरी है। और नहीं तो पानी का तो ध्यान रखिए कम से कम आप। बुखार अगर है तो बुखार की कोई दवाई जरूर दीजिए। पानी बहुत जरूरी है। जब भी दस्त या उल्टी होती है, डायरिया जैसी बीमारी होती है तो उसमें डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लगातार पानी देते रहना चाहिए। किसी ना किसी रूप में तरल पदार्थ, चाहे वो दाल का पानी हो, चावल की पानी जिसे बोलते हैं, वो भी देना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल भी है, क्योंकि जब डायरिया होता है तो जिस तरह से WHO का पैक आता है वो तो आपने देने की सलाह दी ही है, लेकिन घर में जो बनाया जाता है नमक शक्कर का घोल, क्या वो असरकारक होता है? पहले बड़ा था कि पहले इतना 3 चुटकी भर नमक ले लो, 4 उंगली के बराबर शक्कर ले लो, क्योंकि कुछ 1 लोग किलो करते पानी हैं। 1 किलो पानी में घोल लीजिए वो, लेकिन कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाती है। कोई 2 चुटकी वाला कर देता, कोई 3 चुटकी वाले कर देता, कोई अगर 4 उंगल का बोला है, स्कूप बोला है तो बोला है ऐसा भर देते स्कूप। माने वो अगर वो प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होगी, सोडियम की मात्रा 60 से 110 के बीच में नहीं होगी उस सोल्यूशन में, तो बच्चे को हाइपर डायरिया हो जाएगा, हाइपर ऑस्मोल डायरिया हो जाएगा, तो वो खुद नुकसान करना चालू कर देता है। इसलिए बने बनाए जो घोल आ रहे हैं उनको रखिए अपने घर में। जैसे कहते भी हैं, कभी एडवर्टाइज भी आती रहती कि आपने सबका इलाज कर लिया, गोली खा ली। आपने डायरिया के लिए ORS रखा कि नहीं रखा? तो ORS माने ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जरूर है, लेकिन उसको बोलते हैं ORT, ओरल रिहाइड्रेशन ट्रीटमेंट, माने आपके बच्चे को पानी की पूरी कमी ना हो पाए, इसलिए आपको करना है। और जांच करने के लिए आपके बच्चा रो रहा है तो आंसू निकल रहे हैं, जीभ पे हाथ रखो तो क्या आपकी उंगली गीली हो रही है, सांस की गति 40 चल रही है, बुखार तो नहीं आया, तो देखे, और आंतों को छू के देखें पेट के अंदर तो बन जाता है। और टॉयलेट का एरिया अगर रेड तो नहीं हो गया है और बच्चा सुस्त तो नहीं हो गया है, पीते पीते उल्टी तो नहीं कर देता है, अगर ये लक्षण है तो डायरिया ग्रेड 3 में आ रहे हैं, वो इसका अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। इनको IV फ्लूइड देना पड़ता है। डॉक्टर साहब, समय क्योंकि मेरे पास कम है, लेकिन एक सवाल और मैं जानना चाहती हूँ कि जो निमोनिया होता है, क्या वो सर्दियों में ही बच्चों को अपनी चपेट में लेता है या इसका कोई किसी भी सीजन में बीमारी बच्चे को ले सकती है? निमोनिया अक्सर बरसात के दिनों में और सर्दी के दिनों में ज्यादा होता है, जबकि बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा रहता है और एटमॉस्फेयर कम होता है। एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर में ही हमारा वायरस, माने अगर 20-22 डिग्री टेम्परेचर कम है तो वायरस एक्टिव हो जाता है। गर्म के दिनों में ये वायरस एक्टिव नहीं हो पाता बल्कि मर जाता है। उस समय बैक्टीरिया निमोनिया हो सकते हैं, लेकिन इस दिनों में ज्यादा होता है। और जिनको अगर ये बार बार निमोनिया हो रहा है, इसका मतलब ये उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। उस रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें आयरन की, विटामिन ए की दवाइयां देना चाहिए और इलाज कराना चाहिए। अगर किसी परिवार में निमोनिया दमा की बीमारी है तो उसका एलर्जी का टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए, भाई एलर्जी की और तो नहीं बढ़ रही है। जी, तो बिल्कुल जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बताया है, आप समझ सकते हैं कि कितनी गंभीर ये बीमारी है। WHO के अनुसार
3 में से 1 बच्चे की मौत निमोनिया के कारण होती है। तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कि जिसे आप हल्के में लेते हैं, डायरिया और निमोनिया जैसी बीमारी, केवल आप जिसे उल्टी दस्त या फिर सर्दी जुकाम जैसी बीमारी समझकर उसे हल्के में लेते हैं और लापरवाही अपने बच्चों के साथ बरतते हैं, कितनी गंभीर रूप ले सकती है और इसके कारण बच्चों की जान तक पे बनाती है। लेकिन डॉक्टर साहब ने सॉल्यूशन में पूरा सॉल्यूशन इस बीमारी का बताया है कि कैसे आप इसके लक्षणों को पहचान सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को इसकी चपेट में आने से बचा सकते हैं। सबसे पहली बात, अगर शिशु है, छोटे बच्चे आपके घर में है, तो उन्हें छूने से पहले सबसे पहले अपने हाथ धोइए, साफ हाथों के साथ ही बच्चों को भोजन करवाइए, माताएं अपने बच्चों को फीड करवाएं, तो आप अपने बच्चों को ऐसी गंभीर बीमारियों से बचा सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ आज सॉल्यूशन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए अनाथी टीवी के साथ।